हेल्दी खाना खाएं। बच्चों को आजकल एक्टिविटीज़ में आप लगाए रखें और ना कि कोई मोबाइल या ऐसी सेडेंटरी लाइफस्टाइल का शिकार बने। हेल्दी खाना गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को एक्टिव रखे। कोई जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको सप्लीमेंट्स होने चाहिए, न्यूट्रिशन लेना चाहिए। बात करें या एनवायरमेंटल, तो ट्यूमर्स जो होते हैं उसमें दो कारण होते हैं, या तो जेनेटिक होता है या तो एनवायरमेंट होता है। अभी भी जो जेनेटिक ट्यूमर्स है उसकी संख्या बहुत कम है, ज्यादातर वो एनवायरमेंटल एक्सपोजर से ही होती है। जो हमारा बच्चों के में जो गर्भवती महिलाओं का जो भरण पोषण है, उनका जो एक्सपोजर है, उनके साथ हमारे वो बहुत जरूरी है। जमा हो सकता है। ये निराशा के साथ आए थे कि हमें अगर सक्सेस होगी तो कितनी होगी, इसके साथ हमें ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करवानी है। हमने यहाँ पे सर्जरी जो अत्याधुनिक जो अपने पास इक्विपमेंट्स होते हैं, जो टेक्नोलॉजीज होती है, नेविगेशन है, MRI है, उन सब के साथ सर्जरी की सेफली। बहुत ही नाजुक एरिया में से जाके हमने ट्यूमर को हम निकाल पाए। उसका हमने बायोप्सी की, पाइलोसाइटिक ग्रेड 1 ट्यूमर आया और सर्जरी के बाद पेशेंट की जो डेफिसिट थी, पैरालिसिस था, वो भी उसमें भी सुधार पाया गया और पेशेंट चलते हुए हमें क्लैप करके हाई-फाई करते हुए वापस गया है। तो ये एक सक्सेस कहानी है। उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस या आपको बुलाने का मतलब यह था कि पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर्स या जो न्यूरो सर्जरी है वो सेफ़ है। आज के ज़माने में हम उसका अच्छे से इलाज कर सकते हैं। जो इलेक्टिव केसेस है उसमें डेफिनेट टेक्नोलॉजी के साथ भी उसको हम अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं और ये लोगों को समझ। मोरिंगो एशिया के पास पहले भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो इस तरीके का अभी या नया एक्सपीरियंस आपको? नहीं, बिल्कुल पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर्स है, ब्रेन ट्यूमर्स का हमारे के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। हमने काफ़ी बच्चे 2 साल के भी किए हैं, 6-5 साल के भी किए हैं, जिनको नाक के बीच में, आँखों की नसों के आसपास ट्यूमर्स रहे हैं, जिनको पीछे सुनने की नस के आसपास ट्यूमर्स रहे हैं, या फिर दिमाग के अंदर जो आपकी पानी की थैलियाँ होती है, वहाँ पे एंडोस्कोपी से भी ऑपरेशन हमने बहुत सारे किए हैं। बट ये अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है कि ये ट्यूमर्स हम सक्सेसफुल कर सकते हैं। बच्चों में इस तरीके के ट्यूमर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे एक इंडियन फैमिली को, क्या एक छोटा सा टिप देना कि बताएं? हेल्दी खाना खाएं। बच्चों को आजकल एक्टिविटीज़ में आप लगाए रखें और ना कि कोई मोबाइल या ऐसी सेडेंटरी लाइफस्टाइल का शिकार बने। हेल्दी खाना गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को एक्टिव रखे। कोई जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको सप्लीमेंट्स होने चाहिए, न्यूट्रिशन लेना चाहिए और योगा वगैरह करना चाहिए। और कोई भी चीज़ ऐसी जो आपके अंदर बच्चे को नुकसान दे सकती है, जैसे कि एक्सरेज है, रेडिएशन है, या फिर कोई अचानक कोई स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ों से उनको दूर रहना चाहिए। एक बार फिर मैं आपको दोबारा शुभकामनाएं देते हुए, और जो भी लोग इस वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर करें। और आपका इस तरीके का कोई भी आपका सुझाव है, कोई शिकायत है या कोई आप समाधान चाहते हैं, तो एक बार डॉक्टर हिमांशु से डायरेक्ट कॉल भी करके उनसे बात कर सकते हैं। मोरिंगा एशिया में बने रहने के लिए वहाँ से जाते हैं आपकी सांस चलाने के, आपके यूरिन कंट्रोल करने के, और आपको जो होश पे रखते हैं, वो सारे ही सेंटर्स हमारे ब्रेन के तने के अंदर होता है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही हाई रिस्क सर्जरी थी। अब जब पेशेंट हमारे पास चलता फिरता आता है, पेशेंट हमारे पास वॉकिंग बातें करता ठीक से आता है, तब बहुत सीरियस है कि हम ट्यूमर को कितना निकालें, कैसे करें कि पेशेंट जैसा अभी आया है वैसे ही या उससे बेहतर होकर हमारे पास जाए। तो एक बहुत चैलेंजिंग था। इसके लिए हमने फिर यहाँ पे एक MRI रिपीट किया, हमने टेक्टोग्राफी वाला MRI किया और फिर नेविगेशन की मदद से हमने उसका एक प्लान बनाया कि ट्यूमर्स को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और कैसे हम उसको सेफली निकाल सकते हैं। तो जब हम ट्यूमर को अप्रोच करते हैं तो उसको एक ट्यूमर कॉरिडोर, ट्यूमर विंडो बोलते हैं, क्योंकि ये दिमाग के तने के अंदर पहुंचना होता है। तो हमें बहुत ही छोटी ट्यूमर की कॉरिडोर विंडो मिलती है जहाँ से हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ऑफकोर्स हमारे पास ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है, नेविगेशन टेक्नोलॉजी, फिक्सेशन है, तो पूरा बेहोश करके, पूरा एनेस्थीसिया करके लेफ्ट साइड से हमें सबसे इजी रास्ता मिल रहा था, तो हमने लेफ्ट साइड से उसको अप्रोच किया और फिर हमने ट्यूमर को अच्छे से उसको निकाल दिया। अगर हम उसका आपको डिटेल्स बताएं तो ऐसा होता है, ये हमारा स्कल है, ये अपना ये राइट साइड है, इमेजिन करो ये मेरा हेड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। हमारे स्कल के अंदर ब्रेन होता है और जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर इसका एक तना होता है जिसको हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। तो यहाँ पे इतनी गहराई में ट्यूमर था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी आंखों की रोशनी की नसें, मूवमेंट की नसें सारी यहीं पे थे। तो फिर हमें रास्ता मिला कि इसको अगर हमने यहाँ से ओपन किया और यहाँ पे हम जाए तो फिर हम दिमाग के तने तक पहुँच सकते हैं और ये ट्यूमर को सेफली निकाल सकते हैं। और ये हमने किया। यहाँ पे छोटी सी एक ब्रेन के लेफ्ट साइड में आंख के ऊपर एक छोटा होल बना के दिमाग के अंदर एंटर करके हमने वहां से अपने ट्यूमर को निकाला।
जब हम ट्यूमर निकाल रहे थे तो उस टाइम पे उसकी जो आंखों की रोशनी की नसें होती है, जो नर्व्स होती है, जो उसको ब्लड सप्लाई देने वाली नर्व्स होती है, वो सब के बीच में से रास्ता बन के उन ट्यूमर अच्छे से निकाला। ट्यूमर का हमने फ्रोजन सेक्शन किया। फ्रोजन सेक्शन का मतलब होता है इंट्राऑपरेटिव बायोप्सी। ड्यूरिंग सर्जरी आपको पता चले कि किस प्रकार का ट्यूमर है। तो फ्रोजन सेक्शन में वो लो ग्रेड ग्लायोमा था, मतलब ये ट्यूमर वैसा नहीं था कि जो इमीडिएटली उसको जान को वो खतरा करेगा, ये बहुत है। तो हमने ट्यूमर जितना हो सके उतना डिकम्प्रेस किया, ब्रेन के अंदर से जो क्रिटिकल एरिया है उसको हमने वहाँ से सेपरेट किया और फिर हमने पेशेंट को वहाँ से रिवर्स कर दिया। जब हमने रिवर्स किया और फिर देखा तो 24 आवर्स में पेशेंट को कोई डेफिसिट नहीं थी और अगले 4-5 दिनों में उसका जो पैरालिसिस था वो भी उसका बेहतर हो गया, वो भी इम्प्रूव हो गया। अगर हम इंडिया की बात करें या गुड़गांव की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके के पेशेंट्स की संख्या या परसेंटेज कितनी होगी? तो ब्रेन ट्यूमर्स, तो पहले ऐसा माना जाता था कि जो अगर जो बच्चों में जो ट्यूमर्स होते हैं तो सबसे ज्यादा ब्लड कैंसर्स होता था। जी। बट ब्लड कैंसर्स के इलाज हमारे पास बहुत अच्छे से हो गए। तो अभी जो नंबर 1 किलर जो ब्रेन पीडियाट्रिक ट्यूमर्स में माना जाता है तो वो ब्रेन ट्यूमर्स होते थे, है ना। तो अगर हम माने तो अराउंड 1% वो इसका होता है कि अगर सारे हम पॉपुलेशन को देखें, जैसे जो ट्यूमर्स के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उसमें से 1% होते हैं जो ब्रेन ट्यूमर के केसेस होते हैं। इसमें ज्यादातर केसेस होते हैं वो जो सरफेस ट्यूमर्स के होते हैं, जो दोहरे की बीमारी के साथ आते हैं हमारे पास, या फिर वो इस टाइप की डेफिसिट वाली खराबी के साथ आते हैं। कुछ उसमें से प्रतिशत होते हैं कि जो हमारे ब्रेन स्टेम के अंदर आते हैं। अब ब्रेन स्टेम जैसे मैंने आपको बताया बहुत नाजुक एरिया है, तो इसमें से सारे ट्यूमर सर्जरी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो हमें एक टीम बना के डिसाइड करना होता है कि हम सर्जरी करें तो कितनी करें, उनको क्या रेडिएशन की जरूरत है। एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि बच्चों की जो ग्रोइंग एज होती है उसमें हम रेडियोथेरापी या कीमोथेरापी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर जो थेरापी आपके ट्यूमर को मार रही है वो बच्चों का ग्रोथ भी उसको हैम्पर कर सकती है। तो वो भी हमारे पास समस्या होती है जो इंडियन पॉपुलेशन में भी काफी ज्यादा कॉमन है। जैसे 6 ईयर का था बच्चा, तो और छोटे बच्चे भी आते हैं, तो इसके वैसे के कारण क्या है कि इतने छोटे बच्चों को ब्रेन ट्यूमर और उसकी जो गर्भावस्था के दौरान जो है वो महिला का कोई लापरवाही सामने आती है, कुछ और चीजें? देखिए, अगर हम जेनेटिक्स की बात करें या एनवायरमेंटल, तो ट्यूमर्स जो होते हैं उसमें 2 कारण होते हैं, या तो जेनेटिक होता है या तो एनवायरमेंट होता है। अभी भी जो जेनेटिक ट्यूमर्स है उसकी संख्या बहुत कम है, ज्यादातर वो एनवायरमेंटल एक्सपोजर से ही होती है। जो हमारा बच्चों के में जो गर्भवती महिलाओं का जो भरण पोषण है, उनका जो एक्सपोजर है, उनके साथ हमारे वो बहुत जरूरी है। ज्यादातर हमारे पास ये होता है कि हम प्रेग्नेंट होते हैं तो 2 महीने तक प्रेगनेंसी होती है, तब तक हमें पता ही नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, तब तक आपका फर्स्ट पीरियड मिस नहीं होता। तब तक हमने ना ही कोई सप्लीमेंट्स लिए होते, ना ही कोई हमने परहेज रखी होती है। तो जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उससे पहले से जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हमने अपने आप को संभाल रखे कि अगर हम प्रेगनेंसी प्लान करने वाले तो ये सारे टैबलेट्स वगैरह लें, तो उससे हम ये सारे ट्यूमर्स वगैरह के इंसिडेंस को बहुत कम कर सकते हैं। दूसरा, रेडिएशन एक्सपोजर, जैसे कि हम एक्सरे कराने जाते हैं या हॉस्पिटल विजिट करते हैं, तो अगर गर्भवती महिला है तो उनको रेडिएशन से बहुत बचना जरूरी है। एक्सरे भी हम गर्भवती या प्रेग्नेंट लेडीज को हम नहीं कर सकते, तो ये सारे एक्सपोजर कम है। कोई भी मेडिसिन ना लें, काफी मेडिसिन दवाइयाँ ऐसी होती है कि जो अंदर पलने वाले बच्चे को नुकसान कर सकती है, उसके अंदर कैंसर वगैरह प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये सारी मेडिसिन भी अगर हम प्रेगनेंसी प्लान करें तो पहले से इसका हम ध्यान रखें, तो फिर ये इंसिडेंस हम डेफिनेटली इसको कम कर सकते हैं पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर्स। सर, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब ये जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं थी, जो ये ट्यूमर होते हैं ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ने इसको स्पोरेडिक केसेस बोलते हैं। 2 टाइप के केसेस होते हैं। जेनेटिक मतलब ये हमारे खानदान में चली आ रही है। अगर खानदान में वांशिक, अगर आपके वंश में 2 पीढ़ी में अगर कोई बीमारी है फिर उसको हम जेनेटिक बीमारी बोलते हैं। जिसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कुछ जीन्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिससे कोई कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, आपने सबने सुना होगा एंजेलिना जोली का केस, जिसमें उसको BRCA1 जीन था, तो जिसके कारण उसको पता था कि उसको ट्यूमर होने वाला है ब्रेस्ट कैंसर। तो ये सारे केसेस जेनेटिक होते हैं। बहुत कम केसेस होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, जैसे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है, टर्कोल सिंड्रोम है, ये सारे सिंड्रोम्स हैं जो ब्रेन ट्यूमर्स करते हैं। ज्यादातर मामले होते हैं स्पोरेडिक मतलब ये पहला केस है जिसमें कुछ म्यूटेशन हो गया, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई और अंदर ट्यूमर बन गया। तो इसके लिए तो हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को जिम्मेदार लगाएंगे, ना ही कोई जेनेटिक फैक्टर्स। सर, अगर देखा जाए तो इस तरह के ट्यूमर का, जैसे आपने बताया कि हाई रिस्क भी था ये, और इसका इलाज भी शायद कुछ ही बड़े हॉस्पिटलों में होता होगा, तो ऐसे में बाहर से जो लोग आए हैं वो तो अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन क्या भारत में पॉसिबल है लोगों के लिए, आम इंसान के लिए इस तरह का इलाज कराना? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे देखिए, न्यूरोसर्जरी एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है ना, ये हम प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स में नहीं कर सकते।
ज़्यादातर टर्शियरी हेल्थ सेंटर्स में, जैसे मारेंगो ऐसे जो क्वार्टरनरी हेल्थ सेंटर्स है जहाँ पे सारी स्पेशलिटीज़ अवेलेबल है, जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, वहाँ पे इन सब चीज़ों का इलाज बिल्कुल पॉसिबल है। और आजकल के मामले में थैंक्स टू हमारी जो कॉस्ट ऑफ है उसमें सबके एक मिडिल क्लास में पहुँच में बिल्कुल हो सकता है कि हम उसकी अच्छे से जो बेस्ट इलाज है वो यहाँ पे करा सकते हैं। ओके, इंश्योरेंस पॉलिसी में भी इसका इंक्लूड कवर होते ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी है और क्या है, बट जो ब्रेन ट्यूमर केसेस है तो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होता है। तो इलाज की अगर बात करें तो फिर भी एक एस्टिमेटेड की कितना मतलब खर्चा आ जाता होगा, कुछ इस तरह का कुछ है? तो आपके देखिए जो न्यूरो सर्जरी के जो खर्चा होता है वो डिपेंड करता है कि आपका ट्यूमर कहाँ पे है, सरफेस पे है, अंदर है, क्योंकि सारे ट्यूमर की सर्जरी सेम प्रकार की नहीं होती। और अगर हम एक नॉर्मल अंदाजा हम गिने तो अराउंड 2.5 to 3 लाख का खर्चा आता है कोई भी एक एवरेज इंसान का ट्यूमर का सर्जरी इलाज होने के लिए। ये कम भी हो सकता है अगर रिकवरी जल्दी से फास्ट हो जाए, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो ये ज़्यादा भी हो सकता है।